हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट 32 हुआ था, जो टोटल मैथ से रिलेटेड था, ठीक, मैथ्स टोटल रिलेटेड था, तो इसी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टोटल हम लोग का जो टेस्ट डेली लगातार हो रहा है, जिसमें हम लोग एक दिन मैथ, सोमवार को मैथ, मंगल रीजनिंग, बुध मैथ, बृहस्पति रीजनिंग, शुक्र मैथ और शनिवार रीजनिंग, ऐसे करके हम लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं। 11 बजे जो है टेस्ट का टाइमिंग रखा गया है, 11 AM में सुबह, 11 से 11:30 बजे 30 मिनट जो दिया जाता है। 30 क्वेश्चन पर डे रहता है आपका, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, और इसमें 30 मिनट टाइम दिया जाता है। 30 मिनट में आप लोग बनाते हैं। उसके बाद से 11:30 के अंदर में आप अपना आंसर आपका आंसर शीट रहता है उसे सेंड करते हैं। उसके बाद से हम आंसर रियल वाला जो सही वाला आंसर रहता है उसको सेंड करते हैं, और आप लोग मिला करके अपना बताते हैं कितना सही है कितना गलत है। उससे हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। डेली जो है टॉप 10 रिजल्ट भी बन रहा है, और लगातार आप टेस्ट भी दे रहे हैं। और 7 बजे, शाम को 7 बजे जो है इसका डिस्कशन भी पर डे हो रहा है, ठीक, डेली मिल रहा है आपको डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टेस्ट जो 32 नंबर टेस्ट हुआ था आज, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो आइए, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो 9693 037 419 ये नंबर है। इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट वाला व्हाट्सएप ग्रुप बना है। इस पे आप मैसेज करिएगा कि सर हमें भी टेस्ट देना है, तो आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके मैसेज करिएगा कि हमें भी टेस्ट देना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और डेली 11 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का PDF मिलेगा, और उसे बना करके अपना आंसर सेंड करना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं डेली हमेशा लगातार जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों का परफॉर्मेंस भी सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। और देखिए आपका एग्जाम NTPC का जिसका भी 7th फेज में है, उसका डेट भी दे दिया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए, अच्छा से प्रैक्टिस करिए जिनका भी एग्जाम है। और जिनका नहीं भी एग्जाम है, ग्रुप डी के लिए है, वो भी आगे ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही NTPC का खत्म होगा उसके बाद से ग्रुप डी का भी डेट अनाउंस हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छा से करिए। हम लोग का पर डे मैथ रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन चल रहा है, तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो आप भी इसमें टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग टॉप 10 रिजल्ट देख लेते हैं कि कौन कौन जो है 10 टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। उसके बाद से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये आज का टॉप 10 लिस्ट रहा आपका, जो भी लोग आज जो टॉप 10 में जगह बनाए हैं। देखिए पहले नंबर पे हैं पवन कुमार सिवान से हैं, 26.5 पाए थे। विपुल कुमार सिवान से हैं, ये भी 26.5 पाए थे। राहुल कुमार गोपालगंज 25.5। रजनीश कुमार सिवान से थे, 25.25 पाए थे। आलोक कुमार झारखंड से 24.75। मंतोष कुमार यादव सिवान से है, 24.25। कुंदन कुमार सहरसा से है, 23.75। रीमा कुमारी सिवान से है, 23.5। रवि कुमार सिवान से है, 23.5। प्रियंका कुमारी शाहनी सिवान से है, ये 23 नंबर पाई हैं। तो ये हम लोग का टॉप 10 रिजल्ट रहा। आप भी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप टॉप 10 में अपना जगह बनाइए, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लगातार हम लोग 300 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 120 को x% बढ़ाया जाए। देखिए 120 को x% बढ़ाने का मतलब कि 100 + x/100, x% कम कर दिया जाता है ना, तो -x, 100 - x/100, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 में कितना बढ़ाया जाता है, x% बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + x/100। ये बात समझे कि नहीं। 120 में x% घटाने का मतलब 100 - x/100, और 40 में 100% x% बढ़ाने का मतलब 100 + x/100। बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे, घटाने का मतलब घटाएंगे। अब देखिए ये दोनों नीचे से कटा दीजिए, ये 4 3 12 कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। 300 - 3x = 100 + x हो जाएगा, तो ये 3x जाएगा, तो उधर 4x = ये घट जाएगा तो 200 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 50 हो गया। तो अब देखिए क्या पूछा, ये नहीं पूछा था आपको, कह रहा है कि 40 को, तब कह रहा है कि 210 का x%, अर्थात आप बताइए जब 210 का आप 50% निकालिएगा, 50% निकालिएगा तो 105 हो जाएगा। 210 का 50% 105, तो 210 का x% और 180 का x + 20 यानी 50 20 कितना हो जाएगा, 70% निकालना है। 70/100 0 0 18 7 126 से ये कितना कम है, यही पूछा हुआ है कि 210 का 50% 105 हो गया, 180 का x + 20 का मतलब क्या हुआ, 70%। तो ये कितना कम है, देखिए तो यहाँ 21 कम है, किससे, तो 126 से, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम,
100 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये 6 मर्थ में कट जा रहा है, 6 मर्थ में, फिर इसको कटाएंगे तो 2 से, तो 2 3 6 और ये 50 यानी 16.2/3, 16.2/3% कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमें बोला है कि 120 में x% घटाना है, 40 में x% बढ़ाएंगे तो दोनों सेम है, तो यहां से x का वैल्यू 50 निकल गया। तो अब कह रहे हैं ना कि 210 का 50% और 180 का x + 20 का मतलब 70% से ये कितना कम है, तो कितना कम है आपका 21 कम है, और किस से, तो 126 से, प्रतिशत के लिए 100, तो कैलकुलेट कर लिए 16.2/3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी वस्तु के अंकित कीमत पर क्रमिक रूप से 2 बार x% का छूट दिया जाता है, तो वह वस्तु 259.20 मिलती है यदि वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य 720 रुपए दिया हुआ है, इस पर 2 बार x% छूट देने का मतलब 100 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार छूट दे रहे हैं तो, क्योंकि 100 माइनस x करेंगे तो 2 बार छूट का मतलब 100 माइनस x/100 का होल स्क्वायर, तो नीचे हम 100 × 100 कर देते हैं, और बराबर हमें वस्तु कितना में मिल रही है, तो देख लीजिए कह रहा है कि 259.20 रुपया। अब देखिए ये तो कितना सिंपल हो गया आपका, 720 अंकित मूल्य है, इस पे 2 बार x% छूट का मतलब 100 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे 100 × 100 कर लिए, बराबर वस्तु कितने में मिल रही है, तो 259.20 रुपये। अगर ये हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से यहाँ 0 हो जा रहा है। अब क्या काम करिए ना कि इसको कटा लीजिए, तो देखिए अगर इससे ही कटाते हैं तो 5 मर्थ में, और ये कटेगा 36 मर्थ में, ये 36 मर्थ में। अब अगर कटाते हैं तो 36 × 72, ये 18 से कटा लीजिए, 12 से कटा लीजिए, 12 × 36, इसको देखिए 12 × 24 1 25, 12 × 12 और 7 बच गया ना, तो 12 × 6 = 72, फिर ये 3 से भी कट जा रहा है, 3 × 7 = 21, 3 × 6 यानी कि 720 हो जा रहा है। अब इसको गुणा कर दीजिए उधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35, 36 हो गया। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40% हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। ये 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से करिएगा तब भी बन जाएगा, तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ कम हो जाएगा। और ये आसान सा है कि 720 में 2 बार x% छूट देने का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस x का होल स्क्वायर और बट्टा 100 × 100, और कितना में वस्तु मिल जा रहा है 259.20। बस इसको कैलकुलेट कर लिए, जितना देर कैलकुलेशन में लगेगा, x का वैल्यू 40 आ गया, अर्थात हमारा यही पूछा भी था कि x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 1440 का 30% यानी 30/100 हो गया, फिर इसका 12.5% यानी 12.5/100 हो गया। ये तो पूछा हुआ है, ये कितना सिंपल है, जब दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ये हो जाएगा। देखिए 1 2 0 से यहाँ 2 0 खत्म कर दिए। अब तो आपका नहीं कट रहा है ना, पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो और भी तो कट जाएगा ना। देखिए 25 चौका 100, 25 5 125। अब इसको अगर कटाते हैं तो 4 से कटा देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 छके 24 हो जाएगा, और यहाँ कटाते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 18, 18 3 54। केवल आपको कटाना था और इसमें कुछ है ही नहीं, 54 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में और बी 15 दिनों में करता है। वे एक साथ मिलकर, तो पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा ना, ये टाइम हो गया। अब यहाँ से क्षमता निकालिएगा तो 30 में 10 से भाग दीजिएगा 3, और 30 में 15 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा। इतना तो सबका निकाल लिया। अब कह रहा है हमें कि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी जो है कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए ये लोग दोनों लोग 2 दिन मिलकर काम करते हैं, तो दोनों लोग 3 2 5 के क्षमता से अगर 2 दिन काम करेंगे तो 10 काम कर लिए, तो 10 इसमें से अगर घटा लेते हैं तो बचा 20 काम। इस 20 काम को अब ए अकेले करता है क्योंकि बी छोड़ के चला गया है, तो शेष ए कार्य को करता है, तो कितना दिन में करेगा। देखिए 20 काम को, इसका 3 क्षमता है तो 20/3 दिन में करेगा। तो बोला हुआ है हमें कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। कुल का मतलब यहां भी 2 दिन लगा हुआ था और यहां 20/3 दिन लगा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 दूना 6 यानी कितना हो जाएगा
26/3 दिन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन जो है 26/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है अभी क्वेश्चन। 10 दिन 15 दिन टोटल वर्क 30 हुआ, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो 5 गुना 10 काम किए, घटा लिए तो 20 बचा। अब 20 को ए करेगा 20/3 दिन में, तो कह रहा है कि टोटल कितना दिन चला, तो 2 दिन साथ मिलकर किए थे और ये होगा 20/3, दोनों को जोड़ दिए 26/3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर कह रहे हैं ना कि ए और बी के क्रय मूल्य का योग 1200 है। देखिए हम क्या करते हैं ना कि ए का क्रय मूल्य ए और बी का क्रय मूल्य बी मान लेते हैं, तो ये कितना है यहाँ पे 1200 है। उसके बाद कह रहे हैं ना कि इनके विक्रय मूल्य का योग 1390 है और विक्रय मूल्य कैसे निकल रहा है, तो ए को 10% लाभ हुआ है, तो 10% का मतलब क्या हुआ आपका, तो 10/100। ए को 10% लाभ हुआ है तो 110/100 प्लस बी को कितना लाभ हुआ है, तो 20%, तो 120/100 और तब ये जाकर मिल जा रहा है कितना आपका, तो 1390 रुपए। ये दोनों इक्वेशन समझे कि नहीं, ये दोनों इक्वेशन समझना होगा तभी जाकर के ये क्वेश्चन भी आसान लगेगा। ए प्लस बी के क्रय मूल्य का योग 1200 है, विक्रय मूल्य मतलब कि ये 10% लाभ होता है तो 110/100, इसको 20% लाभ होता है तो 120/100। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटा लेते हैं, तो यहाँ 11 ए प्लस 12 बी इज इक्वल टू 13,900 हो जाएगा। ये 900 कैसे हो गया, तो एक जीरो से इधर गुणा हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम लोग का दिया है ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया आपका 1200 दिया हुआ है। तो ये काम करिए, हम यहाँ से 11 से अगर गुणा कर देते हैं इस इक्वेशन में और घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ 12 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, एक b बच जाएगा और b इज इक्वल टू, अब देखिए इसको 11 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 0 0, 11 दूना 22 कर दो हासिल 11 दूना 22 कर दो हासिल 2 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 700 हो जा रहा है। तो जब b का वैल्यू 7 से निकल गया तो a का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 से निकल जाएगा। तो हमें यही पूछा हुआ है कि a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b इज इक्वल टू 500 अनुपात 700, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5:7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, 5:7 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसानी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। ये दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 1200 योगफल 1200 और विक्रय मूल्य का योगफल 1390। अब विक्रय मूल्य कैसे, तो इसको 10% लाभ होता है, इसको 20% लाभ होता है, इसको कैलकुलेट कर लिए इतना आया। अब ये दो इक्वेशन है तो हम इसमें 11 से गुणा करके घटा लिए तो बी का वैल्यू 7 से निकल गया और जब इसमें 7 से रख दिए तो ए का वैल्यू 500 हो जाएगा। तो 500 अनुपात 7 से यानी 5:7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला आते हैं 6 नंबर कि ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा। ए जो है 1400 रुपए में खरीदता है और उसके बाद कह रहा है कि बी को 25% लाभ पर बेच दिया। देखिए बी को 25% लाभ मतलब 125/100, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि बी ने उसे सी को 20% लाभ पर, यानी कि ये 120/100, जैसे जैसे कह रहा है करते जाइए। अब सी ने उसे डी को 15% हानि पर, तो 15% हानि का मतलब 85/100। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे 100 में, हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो अब बोला है कि डी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए यही तो डी का क्रय मूल्य हो जाएगा, सिंपल, केवल कैलकुलेशन कर देना। 2 और 2 से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ खत्म, 25 5 और 25 चौके हो जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ 17 5 85 हो जाएगा और यहाँ कर लेते हैं हम लोग तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये देखिए 2 7 14 हो जाएगा। गुणा कर लेना है केवल और कुछ नहीं है। 17 5 85 हो गया और यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 17 5 85 और 7 3 21, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 8 एकम 8, 5 दूना 10 कर 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 1785 हो जा रहा है। 1785 आप मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। 1400 रुपया 25% लाभ पे बेच रहा है बी, सी जो है 20% लाभ पे और डी को बेच रहा है सी कितना में, तो 15% हानि पे। तो कैलकुलेशन कर लिए 1785। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य तथा माध्यिका के बीच कितना अंतर है। देखिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है ना उसे आरोही क्रम में हम सजा लिए हैं। आरोही में इसलिए सजाए है ना कि माध्यिका निकालना रहता है तो हमें आरोही या अवरोही में सजाना रहता है। अब आप बताइए कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालना हो तो सबको जोड़कर और जितने टर्म है उससे भाग दे देंगे। 10 को संख्या है और सबको जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22 और 9 हो जाएगा 31, 10 41 और 12 कितना हो जाएगा 53
और 53 और 13 कितना हो जाएगा आपका, तो 66 हो जाएगा। 66 और 14 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 और 20 26 कितना हो जाएगा, 106 और बट्टा कितनी है संख्या, 10। तो 10 से भाग दे देंगे, 10.6 जो हो जाएगा हम लोग का माध्य निकल गया। अब माध्यिका की जब भी बात किया जाए ना तो आपको माध्यिका निकालने आता है, अगर नहीं आता है ना तो आप जा करके देखिए, वीडियो पढ़ाए हैं माध्य माध्यिका बहुलक का स्टैटिक्स 2 वीडियो में बताए हुए हैं, दोनों जाकर देखिए, आपका कहीं से भी कोई दिक्कत, मानक विचलन हर चीज आप सीख जाइएगा। माध्य माध्यिका बहुलक, मानक विचलन, परास वगैरह क्या होता है सब चीज निकालना सीख जाइएगा। और जो ये फॉर्म में दिया रहता है ना आपका, पाई चार्ट में दिया रहता है, जो हिस्टोग्राम में दिया रहता है उसका भी निकालना सीख जाइएगा। माध्यिका मतलब क्या होता है ना कि बीच वाला टर्म, बीच वाले टर्म मतलब माध्यिका होता है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है, तो बीच में ये दोनों आ रहा है कि कोई बीच में आएगा नहीं, तो जब 2 बीच में आए ना तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो 19/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9.5 आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछा था, तो 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, अर्थात 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में सजा दिए हैं, और जो बीच में होता है वो माध्यिका होता है, तो दो को बीच में आता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, माध्यिका निकल गया। और माध्य निकालना तो आप जानते ही हैं, जैसे औसत निकालते हैं, सबको जोड़ करके 10 को संख्या है तो 10 से भाग दे दिया, और दोनों का अंतर पूछ रहा था, अंतर कर दिए 1.1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि आदित्य किसी काम को 24 दिनों में करता है। देखिए, आदित्य किसी काम को 24 दिन में करता है, और रमन जो है उसी कार्य को 45 दिन में करता है। रमन जो है 45 दिन में करता है। तो क्या कह रहा है आपको कि दोनों मिलकर कितना दिन में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। टोटल वर्क मतलब इनका LCM, तो 8 तरीके 24 और ये हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 8 तरीके 24, 15 चौके 60 कर 0 6, और ये हो जाएगा आपका 15 दूना 360 हो जा रहा है। तो अब क्षमता निकाल लेते हैं। ये टाइम निकल गया, अब इधर क्षमता निकालिएगा, तो ये 24 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, 45 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर इसका मतलब 15 8 23 हो गया। तो देख लीजिए 36/23 कटेगा नहीं, अब 23 विषम अभाज्य संख्या है, तो ऐसे ही दिया हुआ है, भाग भी नहीं लगाया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया। देखिए इसमें कितना समय लगा, 24 दिन 45 दिन, टोटल वर्क 360, इसका क्षमता भाग देकर निकाले और दोनों की क्षमता का जोड़कर भाग दे दिए 360/23। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 9 नंबर कह रहे हैं ना कि एक कार की गति 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 2.5 घंटे में कितना किलोमीटर। देखिए अब एक बात बताइए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बनाना होगा तो 18/5। ये किनको नहीं पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, जब भी मीटर से किलोमीटर में जाते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा, अगर छोटा से बड़ा में जाएंगे तो ये 18 ऊपर रहेगा, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। अगर यही किलोमीटर से मीटर में जाते तो ये छोटा वाला ऊपर रहता। तो ये किलोमीटर में निकल गया, ये आपका चाल हो गया किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अगर है कि 2.5 घंटा में जाना है तो 2.5 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कर लेंगे तो ये देखिए नीचे 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, और 0 से 0 भी खत्म हो गया, यानी 18 × 5 = 90, 9 दूना 18, 180 किलोमीटर जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, बी नंबर में दिया है। बहुत सिंपल है, चाल मीटर पर सेकंड में था तो किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 और समय से गुणा कर लिए। नेक्स्ट चलिए, देखिए अगला दिया है ना 10 नंबर की 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखिए बहुत लड़के इसको क्या करेंगे ना कि विषमबाहु त्रिभुज से एस निकालेंगे और हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यही ना किए थे आप भी। और जो लोग चालाक रहेंगे ना वो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये ट्रिपलेट आसानी से बन जा रहा है। आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाए भी है, वहां पे बताए थे कि सबसे पहले ट्रिपलेट चेक करना है। यहाँ गलत लिख दिया ना जी, देख लीजिए तो एक मिनट, 35 सही तो है। तो ट्रिपलेट चेक करिए तो 5 12 13, देखिए ना 5 12 और 13 हो जा रहा है। 13 7 91, 12 7 84 और 5 7 35, यानी सब 7 गुना। इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज आपको पता है कि ये 35 रहेगा, ये 84 रहेगा, ये कर्ण 91 रहेगा। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं बताइए, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार 84 और ऊंचाई मतलब ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना सिंपल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो 35 में 42 से आपको केवल गुणा कर लेना है। 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 13, 1470 आ जाएगा। कितना आ जा रहा है आपका
तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि हीरो के फॉर्मूला से पहले एस निकालेंगे, एस इंटू एस करते रह जाइएगा। ये समकोण त्रिभुज आसानी से पता चल जा रहा है कि 5 12 13 का 7 गुना है सब, तो 1/2 आधार गुना चाहिए 1470 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक वृत्त के अंतर्गत है, यानी कि ज्योमेट्री का है जिसका केंद्र ओ है, एओ को बढ़ाने पर, यानी आपको क्या करना होगा ना, इसका फिगर बनाना होगा। ज्योमेट्री अगर फिगर बन गया ना तो आपका सॉल्व हो गया। फिगर केवल बनाना है तो 80% काम आपका आसान हो जाता है। देखिए बोला हुआ है कि एक त्रिभुज जो है एक वृत्त के अंतर्गत है ना, एक ऐसे सर्कल है और इसके अंतर्गत एक क्या है आपका त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो एबीसी है, एबीसी जो है इसके अंतर्गत है। ठीक, अब कह रहा है ना कि यदि ओ केंद्र है, इसका केंद्र क्या है आपका, तो ओ है, ओ केंद्र है। कह रहा है कि एओ, ये देखिए एओ को मिलाने पर, ये ओ इसका केंद्र यहाँ नाम दे देते हैं, तो एओ को मिलाने पर और आगे बढ़ाया जाता है तो कह रहा है कि वृत्त को के पर स्पर्श करता है। ये के पर क्या करता है, इसको छूता है कि एओ को बढ़ाने पर वृत्त को के पर मिलता है। जैसे जैसे कर रहा है वैसे बना दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। अब एडी लंब बीसी, देखिए इसका मतलब होता है ना कि ये एडी और इसका मतलब होता है लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी ए से हम बीसी पर ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एडी लंब बीसी है। ये भी हमें बोल दिया है कि एडी लंब बीसी है और बी 80 डिग्री है। ये दे रहा है कि ये 80 डिग्री है और उसके बाद कह रहा है कि सी 64 डिग्री, यानी ये सी दिया हुआ है कितना डिग्री है आपका, 64 डिग्री है। तो डी ए के कितना होगा, यानी कि डी ए के ये वाला कोण पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए एक बात, यहाँ से 2-3 प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए सर्कल का, नहीं पता रहेगा। और एक काम और करना होगा, ये केंद्र है ना, तो इसको हमें मिला देना होगा। यहाँ से इसको इसलिए मिला रहे हैं, देखिए क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये जब एक बात आप पढ़े होंगे कि वृत्त के अगर परिधि पे बना कोण थीटा है तो केंद्र पर 2 थीटा हो जाता है, 2 गुना होता है। ये अगर 80 है ना तो यहाँ जो कोण बनेगा ना वो 160 डिग्री बनेगा, इसका 2 गुना बनेगा। और जब ये 160 डिग्री हो गया तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और 160 ये अकेले हो गया तो, और 20 में ये दोनों बढ़ जाएंगे तो 10-10 डिग्री हो जाएंगे। ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। यहां तक समझे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये अगर 80 है तो 160 हो गया और ये दोनों त्रिज्या बराबर है तो यहां 10 होगा, यहां 10 होगा, तीनों जोड़कर देख लीजिए 180 मिल जा रहा है। और फिर यहां देख रहे हैं कि ये 90 है और ये 80 है तो ये भी हो जाएगा 10 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर भी 90 होगा, तभी नहीं, ये 90 है तो 90 कितना हो जाएगा, 180। अब सिंपल हो गया। देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में ये 80 डिग्री प्लस 64 डिग्री और प्लस इस कोण का, तो इस कोण में हमको ये वाला पता नहीं है और ये 10-10 20 हो जा रहा है, यानी कि 20 प्लस लिख देते हैं कोण डी ए के, जो निकालना हमें डी ए के इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां समझे कि नहीं, अब आंसर आपका निकल चुका है। कुछ इसमें नहीं था, केवल फिगर बनाना था जैसे जैसे बोला था। और ये प्रॉपर्टी याद रखना था कि ये 80 है तो 160, तो ये 10-10 हो जाएगा। और यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो 90-80 तो ये 10 हो जाएगा। और ये तीनों मिला करके यहाँ लिख दें, तीनों मिला करके यहाँ लिख दिए तो 80 प्लस 64 प्लस ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए अब एंगल डी ए के तो हमें निकालना है ना, इज इक्वल टू 180 माइनस, ये जोड़ दीजिए 814, 144 20 जोड़ेंगे 164 यहां से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 16 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बस फिगर बनाना था, फिगर बन गया रहता तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाता। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर कह रहे हैं ना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। देखिए सिमिलरिटी आपको पढ़ाए हुए हैं, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ क्या है, सिमिलर है। ये जो है सिमिलर का ऐसा सिंबल होता है, ये दोनों समरूप है और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 100 है, इसका जो एरिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एबीसी का शीर्ष लंब 5 है, अल्टीट्यूड ये जो डाल रहे हैं ना ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका अल्टीट्यूड हमें पता नहीं है क्या होगा, यही पूछा हुआ है कि त्रिभुज डीईएफ का शीर्ष लंब क्या होगा। देखिए आपको बताए थे कि जब भी दो त्रिभुज सिमिलर हो तो इनके क्षेत्रफल के
वर्गमूल का अनुपात और संगत भुजा के रेशियो के बराबर होता है। इनके भुजाओं का संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है, संगत ऊंचाई का रेशियो बराबर होता है, संगत परिमाप का रेशियो बराबर होता है, लेकिन एरिया आएगा तो उसे कहां रखेंगे, वर्गमूल में रखेंगे। तो एरिया को अगर वर्गमूल में रखते हैं, इसका एरिया 100 है, इसका एरिया 49 है, तो इन दोनों को वर्गमूल में रखना होगा और बराबर इसका ऊंचाई 5 दिया हुआ है और इसका ऊंचाई पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। बस खत्म हो गया कहानी। केवल एरिया वर्गमूल में रहना चाहिए, नहीं तो बाकी सब रेशियो बराबर होता है, संगत रेशियो बराबर होता है। इसका एरिया 100, इसका 49 वर्गमूल में रखेंगे, इसका ऊंचाई 5, इसका ऊंचाई पता नहीं है। अब देखिए ये वर्गमूल जब हटाइएगा तो 10/9 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, सॉरी 10/7 ना होगा, 10/7 इज इक्वल टू 5/x हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा ना यहाँ से। तो x इज इक्वल टू हो जाए, x बराबर देखिए कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, 3.5 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 3.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बार आपको बताए होंगे कि एरिया को वर्गमूल में रखना होगा। इसका ऊंचाई 5, इसका x कैलकुलेशन कर लिए कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर कह रहा है ना कि राम और रहीम, देखिए राम रहीम का तो खिस्सा बहुत आप लोग सुने होंगे, राम और रहीम इनका रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक। और बोल रहा है कि अनुपात में बांटा जाता है, यदि राम का हिस्सा 36,000 है, इसका मतलब इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 36,000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक। तो अब चलिए किसका पूछ रहा है, रहीम का कि कुल पूछा हुआ है, तो कुल का मतलब 3 2 5, 5 का वैल्यू 12×5 60,000 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आपका ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। राम का हिस्सा 3 यूनिट का वैल्यू 36,000 दिया हुआ था, टोटल मतलब 3 2 5, 5 का वैल्यू 60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 13 विद्यार्थियों तथा उसके अध्यापक का औसत 24.5 है, 24.5 kg है। अब कह रहा है कि यदि अध्यापक का वजन 31 kg है, देखिए अध्यापक का वजन 31 kg है, तो 13 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। देखिए ये अध्यापक को हमें हटाना है, ये 31 kg जब हटेंगे तो ये देखिए औसत से कितना अधिक जो है वेट लेके चले जा रहे हैं, वेट यहाँ पे कम हो जाएगा, औसत कितना kg ले जा रहे हैं, तो इसको घटा दीजिए। देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 हो जा रहा है ना, 6.5 kg, ये कितना कम है इससे, तो 6.5 kg जो है लेकर चले जा रहे हैं, तो 6.5 kg कम हो जाएगा। और ऐसे नहीं कम होगा, 13 स्टूडेंट है, इसे भी हम औसत बना लेते हैं, इतना कम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले औसत था 24.5 था, अब ये जब जाएंगे ना, इनको हटाना है हमें, 31 को हटाना है, तो ये जब शिक्षक जो है हट जाएंगे, इनको हमें हटा देना है, तो जब ये हटेंगे तो 6.5 एक्स्ट्रा लेकर चले जाएंगे, तो 6.5 कम हो जाएगा और इसको एवरेज बना लेंगे हम लोग 13 से भाग देकर। तो देखिए 13×5 = 65 यानी 0.5 इसमें से कम कर लीजिए, तो 24 kg जो हो जाएगा केवल बच्चों का औसत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 देखते हैं। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3600 रुपया 2 वर्ष में 4900 रुपया हो जा रही है, यानी कि ए बराबर पी इंटू, देखिए 4900 बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर 2 साल। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम दे देते हैं भाग, इधर कर लेते हैं 3600, 2 0 से 2 0 खत्म, ये जब हटाएंगे तो इधर 7/6 इज इक्वल टू 1 + r/100 हो जाएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 1/6 इज इक्वल टू r/100 हो गया। अब कट रहा है तो 3 और ये 50 यानी r इज इक्वल टू 16.2/3 हो जाएगा। जब 50 में 3 से भाग देंगे तो 16.2/3%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है ये भी, a बराबर p इंटू 1 + r/100 भाग दे दिए a से, सिंपल कैलकुलेशन कर लिए, आसान है ये, आपको बेसिक से ही बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है ना 16 नंबर की एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 7/6 है। देखिए यहाँ से फिक्स प्राइस रेशियो सीपी दिया हुआ है, कितना है आपका, तो 7:5 है, दोनों का रेशियो हमें दिया है 7:5 है। तो कह रहे हैं
कि यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है तो लाभ, देखिए इसको आप बड़ा करने के लिए 70-50 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक जीरो लगा लिए। अब इस पे 20% छूट दे रहा है ना, तो 70 में 20% छूट देने का मतलब 80/100 पे बेचेगा, 0 0 खत्म हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जा रहा है, और यहाँ ये 50 है, तो कितना लाभ हो रहा है 6, और 50 नीचे आ जाएगा प्रतिशत के लिए 100, तो 50 दूना 100 यानी 12% का लाभ हो रहा है। देखिए कितना सिंपल है ये भी। 70-50 हम कर लिए, ये 7:5 था, तो 0 आप अपने मन से बढ़ा लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इस पे 20% छूट का मतलब 80/100, तो 7 8 56 हो गया, और ये 6 रुपए का लाभ हो रहा है कि इस पे 50 पे प्रतिशत के लिए 100 यानी 12% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 17 नंबर कह रहा है किसी घन का पार्श्व सतह लेना है हमें, ठीक। लेटरल एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 100। देखिए घन मतलब क्या होता है ना, घन, ये आप घन ऐसे पढ़े होंगे ना, घन, इसमें 6 सतह होता है टोटल। कितना सतह होता है, 6 सतह। 3 गो आपको दिख रहा है, 3 गो अदृश्य है, तो इसका वक्र सतह मतलब ये होता है केवल वक्र सतह, ये 2 गो सतह हमें छोड़ देना है। ये बात क्लियर हुआ। 6 सतह होता है, तो इसका जो वक्र पार्श्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा वाला, ये पार्श्व सतह कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 गो सतह हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4L² इज इक्वल टू कितना दिया है, 144। ये बात क्लियर हो रहा है ना, हमको 2 गो सतह छोड़ देना है, ऊपर नीचे वाला। वक्र सतह मतलब केवल जो है वक्रीय सतह लेना है, लिटिल 1 2 3 4 4 गो। तो 6L² कितना दिया है, 144, कटा दीजिए, 4 3 12 और 4 6 24 हो जाएगा ना, तो L इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यही हमें पूछा हुआ है कि इसका भुजा कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी सिंपल है, लेकिन आपको वक्र सतह समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 6 कर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका वक्र सतह 4 ही गो होता है और टोटल सतह 2 गो होता है। 2 जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 6L² इसका संपूर्ण सतह होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम यानी सीधा की ओर चलती है। यानी देखिए यहाँ 10 किलोमीटर उल्टा वाला को x चाल मान लेते हैं, प्लस 20 किलोमीटर सीधा वाला को y मान लेते हैं, और कितना देर लगता है इसको, 7 घंटा लगता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब कह रहा है कि 11 घंटे में 20 किलोमीटर उल्टा चलती है ऊर्ध्व प्रवाह, प्लस कितना जाती है, 10 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम यानी सीधा जा रही है। 10/y इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 11 घंटा लग रहा है। यही 2 बातें हमें दिया गया है, और पूछ रहा है ना कि हमें स्थिर जल में केवल नाव की चाल निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां से हम क्या करते हैं ना, किसी एक को इसमें से हटा देते हैं, तो अगर इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो ये भी ऊपर 20 हो जाएगा, ये भी 20, अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 40 में से 10 गया, कितना हो जाएगा आपका 30। 30/y इज इक्वल टू 7 दूना 14, 14 में से 11 घटा लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 10 आ जा रहा है। y मतलब क्या, y इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। आप देखिए यहाँ अगर रख देंगे 10 तो ये 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 यानी x बराबर 2 आ जा रहा है। x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जा रहा है। तो अगर ये देखिए ये वाला चाल हम लोग का सीधा वाला है और ये उल्टा वाला है, तो केवल अगर धारा की चाल पूछा जाए ना, धारा की अगर नहीं, धारा नहीं पूछ रहा है ना, नाव की चाल, यहाँ अगर नाव की चाल पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 10 2 12, 12 का आधा 2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर यही धारा का चाल पूछा जाता है तो दोनों को घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर ये धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत दिया गया है और नाव का पूछा जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और धारा का पूछा जाए तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमें नाव का पूछा हुआ था, तो 10 2 12 का आधा 6, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 6, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, उल्टा को हम x मान लिए, सीधा को y मान लिए। 7 घंटा लग रहा है, यहाँ 20 किलोमीटर उल्टा, 10 किलोमीटर सीधा, 11 घंटा लग रहा है। किसी एक को कटा देंगे, हमें सीधा लगा x को कटाना है, इसको 2 से गुणा कर लिए, ये भी 20 खत्म हो गया। अब 40 में से 10 जाएगा तो 30/y इज इक्वल टू 7 दूना 14 में से 11 गया, 3 आ गया। ये कटा लेते हैं तो ये सीधा वाला चाल 10 निकल गया, तो इस 10 को यहाँ पे रखे ना, तो ये 2 मर्थ में कट रहा है, तो 7 में से 2 गया 5, 5 को कटा है 2, यानी x का वैल्यू 2 किलोमीटर आ जा रहा है। तो नाव पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, धारा पूछेगा दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर का है ना कि u प्लस v इज इक्वल टू 84 है, और u माइनस v इज इक्वल टू कितना है आपका
तो 4 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि u अनुपात v, देखिए सेम अभी जो धारा वाला नहीं गए थे, अगर हमें यहाँ u निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा 2u हो जाएगा ना, जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 88 का आधा 44 हो जाएगा। और जब v निकालना रहेगा ना तो दोनों को घटा देंगे, तो 84 में से 4 गया 80, 80 का आधा 40 हो गया। तो यही निकालना था हमें, u अनुपात v निकालने का था ना, u अनुपात v निकालना था। तो 44 अनुपात 40 यानी कटा देंगे तो 11 अनुपात 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। u निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, v निकालना है, दोनों को घटा करके 2 से भाग दिए 40, u अनुपात v मतलब 44 अनुपात 40 मतलब 11 अनुपात 10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 4, देखिए शंकु एक है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 4 और ये त्रिज्या दिया हुआ है 3, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है कि त्रिज्या 4 तथा 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, उसको जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र को हटा लेना है। टोटल एरिया पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो रख लीजिए इस पे, पाई को हमें बदलना नहीं, पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो पाई आर कितना है 3, देखिए एल मतलब 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट से हम लोग निकालेंगे तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो एल जो तिरछी ऊंचाई 5 हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 3 24 पाई जो हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ था, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वहां से वक्र को हटा लेना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो इस पे रख दीजिए 24 पाई। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर कह रहे हैं ना कि a और b का औसत 10 है। अच्छा a b का औसत 10 मतलब इनका योग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। औसत में संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो 10 गुना 20 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि बी सी का औसत 12 यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 12 दूना 24 हो गया। उसके बाद c और a का औसत 15, तो c प्लस a इज इक्वल टू 15 दूना 30 हो गया। तो कह रहे हैं ना कि a b c तीनों का औसत पूछ रहा है, तो ये जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये सब 2 2 को मिल जाएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 30 20 50 20 70 74 हो जा रहा है। इसको कटा देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 37 गुना 74। अब ए बी सी का औसत, औसत मतलब कि योग में 3 से भाग दे देते हैं, तो इधर भी 3 से भाग दे दिए, अर्थात 37/3 जो हो जाएगा ना हम लोग का औसत हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें ये नहीं कि आप योग निकाल करके और ऑप्शन 37 कर दीजिए। 37 में ऑप्शन दिया है डी में, तो ऐसे नहीं करना है। हमें औसत पूछा हुआ है तो 3 से भाग देंगे तभी जाकर औसत निकलेगा। तो 37/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ये बोल रहा है कि इसका मान निकालना है, क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 गया 1/4 हो जाएगा। इसको हम मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे कितना 1/4। और ये का क्रिया अब इसके बाद करिए तो का मतलब 2/3 6 हो जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा। इधर हम लिख देते हैं कि ऊपर क्या आ गया हम लोग का 1/4 प्लस 3/10 हो गया, ठीक। अब नीचे देखिए क्या आ रहा है। नीचे की अगर बात करेंगे तो ये पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 में से 1 गया, तो ये ब्रैकेट हो गया हम लोग का 5 में से 1 गया 4/5 हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो गया 4/5। अब का को कर दीजिए तो 5 5 25 और 4 चौके 16। सबसे पहले का कर देते हैं। अब यहाँ भाग देना है, तब बताइए भाग जब गुणा में बदलता है तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 4/10 था। अब देखिए ये कट नहीं रहना, यहाँ से कट रहा है, 2 दूनी के 4 2 5 10 हो जा रहा है। तो यहाँ 5/3 और बीच में प्लस 5/4 हो जा रहा है। अब जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एलसीएम हो गया और 4 5 20 10 दूना 20 यानी 3 6 11/20 आ जा रहा है। और नीचे की बात करें तो 4 3 12 जो है एलसीएम हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 5 चौके 20 हो गया, 4 3 12 यानी 5 3 15 हो जाएगा। तो 35/12 आ जा रहा है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा 11/20 गुणा में ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 12/35 यहाँ आ जाएगा। तो 4 5 20 4 3 12, तो 11 3 33/5 5 25 कर 5 2 और 5 3 15 2 17 175, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इस ऑप्शन में दिया है
33/175 ए हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अगर जल्दीबाजी में बनाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान रहता है, बस आप पैसेंस रख के आराम से सॉल्व करिए। देखिए कैसे हम लोग किए, 33/175 ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 नंबर है ना, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का ये भाई है, मिलता जुलता है। इसको भी आराम से बनाना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बोर्ड मास आप पढ़े होंगे ना, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद से का तोड़ते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट को सबसे पहले काम कर लीजिए। तो 4, अब ब्रैकेट में भी पहले गुणा करेंगे तब घटाएंगे। 4 दूना 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। इसको मिटा करके हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। अब चलिए इस का को हटा लेते हैं। तो का को हटाइएगा तो ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। इन दोनों को मिटा करके हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब देखिए अब भाग दीजिए। तो भाग यहाँ दीजिएगा तो 3 में 9 से भाग दीजिएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 में 4 से भाग दीजिएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 6 में 12 से भाग देंगे 1/2 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, एलसीएम 6 हो जाएगा ना। तो 3 दूना 6 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 24, 36 और 2 32, 32/6 कर लेंगे। यहाँ 32 रहेगा, 32/6 यानी कट करके 16/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 16/3 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसको भी बड़ी पैसेंसली बनाना होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, तो इस चीज को प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से दोगुनी, अगर ये प्रिंसिपल है ना, ये अमाउंट हो जाता है। यानी यहाँ से ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो 1। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 है, समय पता नहीं है, और दर 20% है, बटा 100 कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल है, 20 × 25 100, यानी टाइम जो हो जाएगा ना 5 वर्ष हो जाएगा। ये 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। 1 से दोगुनी होने का मतलब कि ब्याज 1 मिलेगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय नहीं पता है, दर 20% है, बटा 100 कटा लिए, 20 × 25 यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक निकालना। देखिए बहुत सिंपल है। महत्तम समापवर्तक मतलब कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए। तो 10 है, 10 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है। अब आगे नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, यानी कि 10 जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ वह संख्या होता है बड़ा से बड़ा जिससे कि सभी कट जाए। तो ये 10 से सब कट जा रहा है, 10 ही जो होगा बड़ा से बड़ा संख्या जिससे कट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि दी गई संख्याओं का अनुपात 9:7 है। देखिए किसी संख्या का 2 दी गई है, उसका अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 21:17 हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने का मतलब कि ये 6 इससे ज्यादा है, तो यहां भी रेशियो भी समान होना चाहिए, लेकिन रेशियो देखिए समान नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये भी देखिए यहाँ 21 में से 9 घटाइएगा तो 11 में से 9 12 हो जा रहा है, यहाँ घटाते हैं तो 10 हो जाता है, यानी कि रेशियो समान, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए आपको बहुत बार बताए हैं कि इन दोनों का अंतर 4 है ना, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा करेंगे। इन दोनों का अंतर 2 है तो नीचे वाले को 2 से। अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं ना, 2 दूनी के 4, तो कटा भी लेंगे। यानी ऊपर कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18:14 हो जाएगा, और नीचे देख लीजिए 21:17 हो जा रहा है। अब देखिए समान अंतर आ जाएगा, 18 3 21, 17 3 14 3 17 हो जा रहा है, यानी 3 3 आ रहा है। और इसी 3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, दी गई संख्याओं के बीच अंतर कितना है। अब ये संख्या नहीं रह गया, अब इसका नया वाला ये दोनों संख्या बन गया, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 4 अंतर है। तो 4 = 4 दूना 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, 100 कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। 9:7 का अनुपात था, 21:17 का अनुपात था, 6 जोड़ा जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि अंतर समान नहीं हो रहा है, तो कहीं भी अगर अंतर समान करना हो रेशियो में, तो इन दोनों का अंतर 4 से ऊपर और 2 से नीचे, कट रहा है तो कटा भी दिए, अर्थात 18:14 21:17, यानी कि 3 3 देखिए 3 3 दोनों में बढ़ रहा है। और इसी 3 का वैल्यू 6 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो दोनों का अंतर यहाँ 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि यदि cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर 2q/1, ये दिया हुआ हमें कि cos थीटा =
2q बट्टा 1 प्लस पी स्क्वायर। तो बोला है कि टेन थीटा का मान निकालना है। टेन, देखिए कल ही बताए थे, ऐसा क्वेश्चन कल ही आया था। अगर कल वाला क्वेश्चन आप ध्यान से समझे होंगे ना तो इसको 1-2 सेकेंड में बताएंगे, पिछला आया हुआ था पिछले सेट में। कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा h होता है, यानी h इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर h हो गया, और b कितना हो गया, ये अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये b हो गया 2p हो गया, 2p हो गया। तो अब ये हमें p निकालना पड़ेगा, p कितना होगा, तो p निकालना पड़ेगा। उस सेट में आपको हम बताए थे कि ये 1 प्लस p है तो ये 1 माइनस p हो जाएगा। ये कितना आ जा रहा था, 1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2p है। कैसे निकलेगा, तो ये भी निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस पी का होल, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2p का होल स्क्वायर। इन 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये 1 प्लस पी के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर। तो इन दोनों को जब करेंगे ना तो यहाँ से माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा बन जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब एक बाहर निकलेगा तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, tan का वैल्यू, tan थीटा बराबर होता है p बाई बी होता है। तो देख लीजिए p का मान हम लोग निकाले हैं 1 माइनस पी स्क्वायर, और बट्टा b का मान कितना है आपका 2p है। तो देख लीजिए यही ऑप्शन किस में है। और कल जो पीछे वाला जो लोग क्वेश्चन बनाए होंगे ना उनको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अगर 1 प्लस पी स्क्वायर है, ये 2p है, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। पिछले सेट में हम बताए थे। और कैसे होगा, तो यहाँ निकाल भी लिए। तो अब tan थीटा बराबर p बाई बी, तो p के जगह 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, और b के जगह 2p होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है, 28, 29, 30 तीनों क्वेश्चन जो है इसी ग्राफ से रिलेटेड है। पाई चार्ट एक दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में कह रहा है ना कि दिए गए नीचे वृत्त आरेख किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। टोटल व्यय जो है कंपनी D1, D2, D3 ये सब क्या है, कंपनी है, उसके व्यय को दर्शाया गया है। तो वृत्त आरेख दर्शाए गए हैं, केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। तो अब कह रहे हैं ना, यहाँ से हमें क्या बोला है, देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कंपनी का दर्शाया गया है, तो डायरेक्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विभाग D1 द्वारा किया गया खर्च विभाग D6 द्वारा किए गए खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए D1 वाला 19 है, और D3 का कितना परसेंट है ये बोला हुआ है, D6 का कितना परसेंट है। तो D6 वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे 25 है, सॉरी D6 वाला 12 है, तो 19 जो है 12 का लगभग कितना प्रतिशत है। इन्हें पूछा था कि D1 द्वारा किया गया खर्च विभाग D6 द्वारा किए गए खर्च का लगभग कितना परसेंट है। तो D6 12 है। अब देखिए ये कटेगा नहीं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1900 बट्टा 12, तो भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, 7 19 हो गया ना, तो 12 25 60 हो जाएगा, और 10 70 हो गया ना यहाँ, तो 12 8 96, और 4 बच जा रहा है ना, तो 12 3 36, फिर 4 3 3 आता रहेगा। इसको कटाए नहीं है, डायरेक्ट भाग दे दिए हैं, तो 158.33 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप कटा करके भी भाग दे सकते हैं, ऐसे भी वैसे भी वही आएगा, 158.33 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये 19 जो है 12 का कितना प्रतिशत है, तो हमने क्या किया 1900 में भाग दे दिया, 158.33 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर भी इसी पे है। देखिए क्या कर रहा है कि यदि कंपनी का कुल खर्चा जो है 20 लाख रुपए, टोटल जो है 20 लाख मतलब 20 पर 5 को जीरो दे दीजिए, ठीक, 20 लाख रुपया है, तो D2, D4 और D5 विभागों पर किया गया कुल खर्च कितना होगा। D2 मतलब 23, D4 मतलब 13, तो 23 13 कितना हो गया आपका, तो 36 हो जाएगा। 36 और D5 का 16 हो गया, तो 36 और 16 कितना हो गया आपका 52 हो गया। तो इसका 52% निकाल लीजिए, डायरेक्ट तीनों का पूछ रहा था, तो 52% मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 4 गो जीरो हो जाएगा लास्ट में, 4 गो जीरो, 2 2 4 और गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 5 दूना 10, यानी कि 10,40,000 है। तो देख लीजिए किसमें है, 10,40,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। D2, D4 और D6 का कुल व्यय यानी कि 23 13 36 और 16 52 हो जा रहा है, तो 52% निकाल लिए, ऑप्शन नंबर डी आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे है, कह रहा है कि वृत्तखंड D2 तथा D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच क्या अंतर है। देखिए सब मिलाकर 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्योंकि केंद्र पर कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहे हैं कि D2 और D3 का अंतर देखना है। D2 और D3 का अंतर देखिए कितना है आपका, तो 6% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए 360/100 गुणे 6 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 36 कर 6 3 36 18 3 21 यानी 21.6 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 100% का वैल्यू टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें इन दोनों का अंतर मतलब 6% का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका, तो कटा करके निकालिए 21.6 डिग्री। तो ये बहुत आसान था। ये वाला जो सेट था ना 300 क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से किए। इसमें आपका 25+ जो है आना चाहिए, 25+ मार्क्स आना चाहिए। बहुत आसान सेट था, लगभग 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो और बहुत आसान सेट था। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग कल जो है रीजनिंग के क्लास में मिलेंगे। और एक बात थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, एक कोटेशन है उससे कुछ सीखने का कोशिश करिए। देखिए ये इमेज में देखिए और इससे कुछ सीखिए। कह रहे हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर जाने को, इसे खोना नहीं है। देखिए ऐसे तो हम लोग 2 साल ऐसे ही अपना गुजार दिए, लॉकडाउन में ही गुजार दिए। 2 साल आपका 20 और 21 जो है कोरोना वायरस ही लेकर चला गया। अब जो आपको समय मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उसे खोइए नहीं। एक ही एग्जाम मिल रहा है तो कोशिश करिए, इतना मेहनत करिए कि एक ही एग्जाम आपके लिए काफी रहे। तो यही कह रहा है कि ये जो समय मिला हुआ है उसे खोना नहीं है। 2 साल आपका ऐसे बर्बाद हो गया, कैसे कैसे कुछ पता ही नहीं चला। तो इस समय को खोइए नहीं, इसको यूटिलाइज करिए और मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करिए कि एक एग्जाम बस आपके लिए काफी रहे। तो यही कहेंगे। इसी कोटेशन के साथ आपको हम लोग फिर कल मिलेंगे जो रीजनिंग वाला सेट होगा। और मेहनत करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है अपने जॉब को पाइए। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई खूब करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें।